नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के कुछ नए बदलावों की। तो आज के हमारे इस सेशन में जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा भारतीय राजनीति और उसमें हुए कुछ नए बदलाव। यहाँ पर देखना यह होगा कि 1990 के बाद के दशक में भारतीय राजनीति में जिस तरीके के बदलाव आए उनके बारे में हम बातचीत करेंगे और किस तरीके से गठबंधन की सरकार भारत में आई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1990 के अगर दशक की हम बात करें तो काफी सारे बदलाव हुए। सन 1980 के दशक के आखिरी के सालों में देश में होने वाले अगर कुछ बदलावों की अगर हम बात करें तो देखा जाएगा कि 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई और 1989 में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में हार गई और जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी वह इस चुनाव में महज लगभग अगर देखा जाए तो 197 सीट ही जीत सकी। वहीं मंडल मुद्दे का अस्तित्व में आना एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। दूसरा बड़ा बदलाव था राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था और अन्य पिछड़े वर्गों को मिले आरक्षण और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें जिस तरीके से भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया तो इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया और इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी की सरकार के समय हुई। तो ये जो है देखा गया कि 1990 की शुरुआती दौर में जो है ये प्रकट हुआ। वहीं बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है भारत के लिए एक नई बड़ी चुनौती बनकर आया। वहीं पर गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, यानी 1989 की परिघटना से कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई और एक नई प्रणाली शुरू हुई जिसे गठबंधन के युग के नाम से जाना गया। वहीं पे बात करें मई 1991 की तो 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में काफी परिवर्तन हुए। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे और तभी एलटीटी से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिंह राव को प्रधानमंत्री चुना। वहीं पे अगर हम बात करें मंडल आयोग की तो सन 1977 में जनता पार्टी सरकार दूसरे पिछड़े वर्ग का गठन किया जिसके अध्यक्ष विदेश्री प्रसाद मंडल थे और इसीलिए इस मंडल आयोग के नाम से उन्हें जाने जाने लगा। वहीं अगर हम मंडल आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशों की बात करें तो केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिए जाए, यानी 27% की आरक्षण की यहाँ पे मांग की गई। वहीं भूमि सुधारों के पुण्य ये लागू किया गया। वहीं पे अगर हम बात करें बहुदलीय शासन प्रणाली की तो इस दौर में देखा गया कांग्रेस के दबदबे की समाप्ति के साथ जो बहुदलीय शासन प्रणाली का एक युग शुरू हुआ। ये तो निश्चित ही है कि हमारे देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे। 1989 के बाद एक नई बात सामने देखी गई कि अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांश सीट नहीं मिल पाती थी। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों ने मुख्य भूमिका निभाई और संयुक्त मोर्चा सन 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही सामने था, क्योंकि इसमें भी जो है जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। वहीं 1996 के चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस नाते भाजपा को सरकार बनाने के निमंत्रण मिला, लेकिन यह सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल ना कर सकी। आखिरकार एक गठबंधन के अगुआ के रूप में सत्ता में आई और 1998 से जून 1990 तक सत्ता में रही, यानी राष्ट्रीय ये जनतांत्रिक गठबंधन राज्य की हम बात कर रहे हैं। वहीं राजन गठबंधन ने पुनः केंद्र पर 1999 में सत्ता हासिल की। वहीं पे राज्य की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस प्रकार 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी
या तो गठबंधन की सरकारें थी या फिर दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुई। वहीं पे जिस तरीके से नए पिछड़े वर्ग का जो राजनीतिक एक तरीके से उदय यहाँ पे देखा जाए तो वो हुआ इस अवधि के एक जो सबसे बड़े यहाँ पे अगर हम बात करें दुधामी बदलाव था अन्य पिछड़े वर्ग का उदय। तो आप ओबीसी शब्द से हम काफी ज्यादा परिचित हैं और इससे विचार विचने की एक जो जो कोटि है कि कौन है ये अन्य पिछड़ा वर्ग। देखिए, तो जब भी हम ओबीसी की बात करते हैं यानी इसे अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानने लगा, तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का उस समय फैसला किया और इससे अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति को संगठित रूप से सहायता मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर जब तीखे वाद विवाद हुए तथा इन विवादों से अन्य पिछड़े वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुए। वहीं नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वरूप उठा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और ये प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। 1978 में मॉमसेफ का गठन हुआ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था, बल्कि इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तारीफदारी की। वहीं पे हम जिस तरीके का परिवर्तन हम देख रहे थे कि बहुत परिवर्तन आया। वहीं पे हम बात करें सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बनाई। प्रारंभ में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी राजनीतिक मंच अपनाया। वहीं भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद को अपने विचारधारा के रूप में स्वीकार किया तथा हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता अपनाया। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने एक तरीके से गढ़ा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इस भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बनाई। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न केवल पितृभूमि बल्कि अपने पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। 1987 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के दृष्टिकोण से प्रमुख हो गई। सबसे पहली बात जो हुई 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी और सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। तो पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। दूसरी बात का संबंध है फैजाबाद जिला न्यायालय यानी द्वारा फरवरी सन 1986 में सुनाए गए फैसले से। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला रहा था और बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था और यह मस्जिद जो है 16वीं सदी में बनाई गई थी। यहाँ पर देखा गया कि जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने दिसंबर 1992 में एक कोर्ट सभा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में काफी तनावपूर्ण माहौल था और अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। फरवरी मार्च सन 2002 में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तत्कालिक कारण साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बग्गी और स्मोक में भरी हुई थी और इसमें आग लगाई गई। उस समय कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनावों को रोकने का फैसला किया और 1984 के सिख विरोधी दंगों के सामने गुजरात के दंगों से भी ये जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। तो गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना काफी भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। 1989 के बाद की अवधि का सामान्यतः कांग्रेस के पतन और भाजपा के उदय की वे अवधि कहा जाता है। इस अवधि में
भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। कांग्रेस और भाजपा दोनों का मिले वोट के जुड़े, तो तब 1989 के बाद में उन्हें इतने वोट नहीं मिल सके कि कुल मतों का 50% से अधिक हो। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। आजक की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। तो इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया, और जिस तरीके से देखा गया कि किस तरीके से संपर्क को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। वहीं पे बात करी जाए सन 2004 की, तो तथा सन 2009 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनर्स्थापन भी हुआ। वहीं पर एक नई सहमति का उदय होता है 1918 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय को भी अवधि कहा जाता है। तो यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से देखा गया कि भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के मध्य अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर एक व्यापक सहमति है। इस सहमति में चार मुख्य बातें हैं। नवीन आर्थिक नीति पर सहमति और पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। वहीं देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति और विधारधारा के स्थान पर कार्य सिद्धि पर बल देना और विचारगत सहमति के बिना राजनीतिक गठजोड़। तो वर्तमान में गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे थे, और ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे थे। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठाने लगे। कांग्रेस प्रणाली की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस एक गठबंधन नुमा पार्टी थी, जिसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इससे कांग्रेस प्रणाली कहा जाने लगा। वहीं मंडल मुद्दा की अगर हम बात करें, तो सन 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए, और अन्य पिछड़े वर्ग को मिला आरक्षण के समर्थन और विरोध के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाने लगा। 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए, जो इस दृष्टि से देखा जाए कि किस तरीके से देश के व्यापार, उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल थे। तो इन उपायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गति है उसे एक तरीके से काफी गति देने में मदद किया, और इन्हीं ढांचागत समाजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधारों के नाम से जाना गया। इसकी शुरुआत जो है 1984 में राजीव गांधी की सरकार के समय हुई थी। वहीं पे राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन की सरकार की अगर हम बात करें, तो 1989 के चुनावों में राष्ट्रीय मोर्चा को परस्पर विरोध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। तो इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और जिस तरीके से देखा गया वाम मोर्चा शामिल नहीं थे। उन्होंने सरकार को बाहर से समर्थन दिया। वहीं एनडीए की बात करें, तो 1996 के चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे, और इस कारण से भाजपा की सरकार लोकसभा में एक बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा का जो गठबंधन देखा गया वो जिस तरीके से हुआ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजन की अगर हम बात करें कि अंगों के रूप में सत्ता में आई, और 1989 की मई से 1990 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1990 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल करी, और जिस तरीके से देखा गया इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इंदिरा साहनी के केस की अगर बात करें, तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई, और ये प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें से एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के उदय की अगर हम बात करें, वो महोत्सव का परिवर्तन विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, और जिसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी का नेतृत्व काशीराम ने किया, और बहुजन समाज पार्टी अपने प्रारंभिक दौर में एक छोटी पार्टी थी, तथा इसे पंजाब, हरियाणा तथा यूपी के दलित मतदानों का समर्थन हासिल हुआ था।
परंतु 1989 तथा 1991 के चुनावों से इस पार्टी को उत्तर प्रदेश जो है एक में काफी सफलता मिली और कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की अवधि सन 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के जो जिस तरीके से अभ्युदय की अभी अवधि कहा जाता है, इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। वहीं संयुक्त प्रतिशाली गठबंधन सन 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पर जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई तो राजन की हार हुई और तथा संयुक्त प्रगतिशील संगठन की सरकार जो है यहाँ पर वो बनी और इस संगठन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। तो संप्रंग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया और सन 2004 तथा सन 2009 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनर्स्थापन भी हुआ। काशीराम की यहाँ पे बात करी जाए तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति को संगठित किया और वीपी सिंह दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक वाम मोर्चा और भाजपा के समर्थन से बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो ये एक बहुत बड़ी अहम भूमिका उनकी यहाँ पे मानी जा रही है। चंद्रशेखर की अगर बात करें तो वह नवंबर 1990 से जून 1991 तक कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री रहे। वहीं वीवी नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें तो जून 1991 से मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है मई 1996 से जून 1996 तक यानी काफी कम अवधि के लिए रहे थे मार्च में और वहीं पर मार्च 1998 से अक्टूबर 1990 तक तथा फिर दोबारा अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वहीं पे एच डी देवगौड़ा की अगर हम बात करें तो वह 1996 से अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल की अगर बात की जाए तो अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और वहीं पे मनमोहन सिंह जो है मई 2004 से मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वहीं वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी। तो आज के हमने इस अपनी चर्चा में जाना कि किस लिए भारतीय राजनीति की 1990 के दशक से एक नई शुरुआत होती है, कुछ बदलाव होते हैं, किस तरीके से हम राजनीतिक पार्टियों की हमने बात करी, किस तरीके से गठबंधन की सरकार सामने आई, उसके बारे में हमने चर्चा करी। इसी के साथ हम करेंगे अपनी चर्चा का। धन्यवाद।